सबों को जोहार नमस्कार। धुमकुड़िया रेडियो में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने भुईहरी व्यवस्था की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम भुईहरी व्यवस्था का मूल को समझने और जानने का प्रयास करेंगे। भुईहरी व्यवस्था का मूल। भुईहरी व्यवस्था की कई विशेषताएं पुरानी खुटकटी व्यवस्था के साथ उसकी समानता को दिखलाती है। इनमें से सबसे मुख्य विशेषता गांव को आबाद करने वाले मूल बाशिंदों के उत्तराधिकारियों की मौजूदगी थी। खुटकटी गांव की तरह ये भुईहरी गांव अपने अपने पढ़ा में संगठित थे। मानकी पट्टी की तरह ये पढ़ा सिर्फ कुछ गांव के समूह मात्र नहीं होते थे, बल्कि बुनियादी तौर पर ये एक सामाजिक संगठन का रूप होते थे। इस संगठन की विशेषता यह थी कि किसी भी पढ़ा में एक ही गोत्र वाले 8-10 गांव के भुईहर शामिल होते थे। मानकी पट्टी के खूटकटी गांव वाले इलाके में यह विशेषता नहीं मिलती। वहां एक ही पट्टी के अंदर अलग अलग गोत्र वाले गांव होते थे। इससे पता चलता है कि पढ़ा संगठन आदिवासी गांव के बनने का पुराना आदर्श रूप था, जिसमें कई एक गोत्र आपस में सटे कई गांवों में अपना क्षेत्र कायम करता था और इन सब के बीच एक मूल गांव होता था जो उस गोत्र का मुख्यालय जैसा होता था, जहां से वे आसपास के दूसरे गांव में फैलते गए। लेकिन मानकी पट्टी की तरह भुईहरी पढ़ा की आर्थिक भूमिका लगान या चंदा जमा करके ऊपर पहुंचाना नहीं होता था। पढ़ा का मुखिया पढ़ा राजा कहलाता था और वह उस पूरे गोत्र का मुखिया होता था। वह गोत्र की सभा बुलाकर गोत्र के अंदर की समस्याओं, जैसे कोई नियम बनाना या प्रथा तोड़ने वाले को अपराध जैसे मामलों की सुनवाई करता था। मूल बाशिंदों के उत्तराधिकारियों की मौजूदगी के अलावा पुरानी खुटकटी व्यवस्था के साथ भुईहरी व्यवस्था की दूसरी बड़ी समानता यह थी कि खुटकटी गांव की ही तरह हर भुईहरी गांव का अपना ससान था। यह विशेषता उरांव और मुंडा दोनों के भुईहरी गांव में मिलती थी। इस प्रथा के कारण भुईहरी गांव में भी बिना पुरुष उत्तराधिकारी वाले भुईहर की जमीन को उसी के खूंट के दूसरे सदस्यों को या गांव के मुंडा की देखरेख में सौंप देने की प्रथा चलती थी। लेकिन इस प्रथा में जमींदार ने काफी हद तक दखलंदाजी की थी। कई गांवों में किसी भुईहर के गांव छोड़कर चले जाने पर या किसी कारणवश खाली हो गई जमीन पर जमींदारों ने कब्जा कर लिया था। 1839 में डेविडसन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जमींदारों ने ऐसी खाली हो गई जमीनों को अपने मांझी जमीन पर मिलाना शुरू कर दिया था। हालांकि गांव की प्रचलित प्रथा के मुताबिक ऐसी जमीन उस भुईहर के लौट आने या उसके वारिसों के लौट आने पर उन्हें सौंप देने की थी। 1871 में भुईहरी सर्वे करते समय हल्दर ने नोट किया कि किसी भुईहर के गांव छोड़कर जाने से खाली हो गई जमीन को उसके वापस लौटने पर उसे फिर से सौंप देने की प्रथा को जमींदार अपवाद मानकर चलने लगे थे, प्रथा मानकर नहीं। भुईहरी जमीन को हर हालत में गांव और खूंट के अंदर ही रखने की इस प्राचीन प्रथा को जमींदारों ने कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया तो भुईहरों में असंतोष पैदा हो गया। कुछ गांवों में भुईहरी जमीन पर पूरे खूंट का संयुक्त अधिकार था और किसी भी सदस्य की अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि पूरे खूंट के सामूहिक फैसले से ही उस जमीन को हस्तांतरित किया जा सकता था। जहां भुईहरी व्यवस्था और भुईहरों की स्थिति मजबूत थी, वहीं
जमींदार द्वारा अनुपस्थित भूंइहर की जमीन पर कब्जा करने की प्रवृत्ति कामयाब नहीं हो पाती थी, लेकिन 1880 तक अधिकांश गांवों में खाली हो गई भूंइहरी जमीन को राजहंस या मांझीहंस जमीन में मिला लेने, भूंइहरों के बीच आपस में जमीन सौंपने की प्रथा को रोक देने और यहाँ तक कि भूंइहरों को अपनी जमीन बेचने या बंधक रखने से भी रोक देने का जमींदारों का रवैया आम हो गया था। 1880 तक आकर हम देखते हैं कि खूटकट्टी या प्रधानी व्यवस्था वाले गांवों के मुकाबले भूंइहरी गांवों के अंदरूनी मामलों में जमींदारों की दखलंदाजी कहीं ज़्यादा थी। उदाहरण स्वरूप, एक तो राजहंस जमीन के रूप में जमींदारों ने गांव की जमीन के एक बड़े हिस्से का लगान अपनी मर्जी से तय करने का अधिकार कायम कर लिया था। दूसरा, मांझीहंस जमीन के रूप में जमींदार ने गांव की जमीन के एक हिस्से पर गांव के पुराने बाशिंदों के परंपरागत कब्जे के अधिकार को हड़प लिया था। तीसरा, गैर आबाद जमीन और जंगल पर भी भूंइहरों के परंपरागत अधिकारों में कटौती हो गई थी। इनके अलावा खूंटकट्टी या प्रधानी व्यवस्था के मुकाबले इन गांवों में जमींदार कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। भूंइहरी सर्वे के दौरान जमींदारों ने जंगल और पहाड़ों तक पर भूंइहरों के दावे को बिल्कुल ठुकरा दिया था। फिर भी कानून की मदद होने के बावजूद इस बात में शक है कि जमींदार इन गांवों पर अपनी सत्ता पूरी तरह जमाने में कामयाब रहे। भूंइहरी गांव में परंपरागत सामूहिक अधिकारों की भावना कितनी प्रबल थी, इसका सबूत 19वीं सदी के आखिरी दशकों में हुए लगातार आंदोलनों से मिलता है। जमींदारों और भूंइहरों के बीच चले संघर्ष की कहानी को हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में इतना ही। धन्यवाद।